नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आज मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के सभागार में हूं। आप पीछे प्रेरणा विमर्श का जो है वो पोस्टर देख रहे होंगे। इसी कार्यक्रम में हम सभी लोग भाग लेने आए हुए हैं। हमारे दाहिनी ओर है चर्चित पत्रकार अवधेश कुमार सिंह और बाईं ओर है मौलाना सुहैब कासमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात उलेमाए हिंद। ये इनकी पहचान, ये जो अपना संस्था के माध्यम से वो तो है ही। इसके अलावा ये आरटीआई के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और आरटीआई लगाकर तमाम तरह की समस्याओं को सामने लाते हैं और पारदर्शिता का काम करते हैं। मैं शुरुआत इन्हीं से करता हूँ। काजमी जी बताइए, 2005 में आरटीआई एक्ट आया, उसके बाद से आपको आरटीआई के माध्यम से क्या कुछ कोई बदलाव लग रहा है? देखिए, आरटीआई में जहाँ तक पिछली सरकारें थी उनमें जो सुस्ती और काहली का वातावरण था, हाँ। और जो आरटीआई उनके मन के मुताबिक होती थी उसका जवाब तो बहुत जल्दी आ जाया करता था, और जिसमें कहीं वो सरकारें या उनकी पॉलिसियां फंसती थी उनके वो ना जवाब देते थे, ना उन पर कोई तफसील से जो है कोई जवाब दिया करते थे। और हकीकत ये है कि इस सरकार के अंदर जिस तरीके से आरटीआई पर और तमाम देश की विभिन्न क्षेत्रों के अंदर लोगों को जवाब मिल रहे हैं। खास तौर पर मैंने जो काम किया है कश्मीर धारा 370 और 35A पर किया। अच्छा। तो पिछले काफी सालों से मैं इस पर लिख रहा था, मगर कोई सही जवाब नहीं मिलते थे। हर मर्तबा स्टेट केंद्र स्टेट को टाल दिया करता था। मगर जब हमने 2017 के अंदर ये आरटीआई डाली कि जिस तरीके से कश्मीर का कोई भी शख्स पूरे देश में ज़मीन खरीद सकता है, तो भारत का कोई आदमी क्यों नहीं खरीद सकता, तो उसकी पूरी परिभाषा सामने आई। इसी तरीके से लोकसभा के अंदर वहाँ धारा 370 लागू नहीं होती थी और विधानसभा में लागू होती थी। उसके बावजूद 70 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ जाके चुनाव लड़े। तो जब इस चीज़ को देखा गया तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और केंद्रीय नेतृत्व से सबसे हमने बात भी की और बताया, और देश के तमाम जो जज हैं, रिटायर्ड जज जो कॉलेजियम के अंदर आते हैं, उनसे ही बात की कि अब तक इसके ऊपर कोई सही काम क्यों नहीं हुआ। तो ये तमाम सूचना हमें आरटीआई के जरिए ही मिली। उसका फायदा ये हुआ कि भारत सरकार ने जिस वक्त 370 हटाने का फैसला किया तो तमाम चीज़ें पहले ही आरटीआई की शक्ल में हमारे मौजूद थी, और 2 साल की मेहनत के बाद ये सारा का सारा वातावरण बना, और फिर 5 अगस्त को कश्मीर से जो है धारा 370 हटी। 5 अगस्त 2019 को, और ये बड़ा कारनामा हुआ, और जो कश्मीर की मूल समस्याएं थी, बड़ा कार्य हुआ जी। और इसके अलावा अयोध्या के अंदर जो मुद्दा था जिसने इस देश को 500 साल से झंझोड़ रखा था, दो समुदायों को आपस में लड़ाया हुआ था, दो समुदाय लगातार लड़ रहे थे, उसको खत्म करने में भी आरटीआई का बड़ा रोल रहा है। बहुत से ऐसे मुद्दे थे कि जो आरटीआई के जरिए हल हुए, आरटीआई से लोगों को हकीकत मालूम हुई और हर शख्स देश का उस हकीकत को जान सका जो अब तक लोगों से छुपाई गई थी। अच्छा, ये बताइए, कब से आप इस क्षेत्र में सक्रिय हुए? आरटीआई की गंभीरता को या उसकी उपादेयता को आपने कब समझा और अब तक कितनी आरटीआई लगा चुके हैं? क्या कुछ याद है? जैसे जम्मू कश्मीर पर अयोध्या, इसके अलावा किसी ज्वलंत मुद्दे पर कभी आपने आरटीआई लगाई? जैसे आसाम में एनआरसी सीए क्या है, सीए कानून है, उसका अमेंडमेंट कैसे हुआ, और सीए को सीए कैसे बनाया गया, किसके फायदे के लिए, किसके नुकसान के लिए है। खासतौर से मुस्लिम समुदाय को लगातार बहकाया गया था कि सीए लाकर तुम्हारे हकूक खत्म कर दिए जाएंगे, मगर आरटीआई के जरिए ये मालूम हुआ कि उससे मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि ये तो नागरिकता देने वाला एक्ट है। जब लोगों के अंदर ये बात पहुंची तो एक भ्रम की स्थिति थी, वो भी खत्म हुई। मगर बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं पिछले सालों के अंदर कि आरटीआई लफ्ज़ तो था लोगों को मालूम कि आरटीआई लग सकती है, आरटीआई के जरिए सूचना मालूम हो जाएगी, मगर जो हमारे ऑफिस थे वो ऐसा काम नहीं कर रहे थे कि जो उसके लिए पर्याप्त रूप से सब चीज़ें लोगों तक पहुंच सकें। मैंने पारदर्शिता के क्षेत्र में आरटीआई ने बड़ा योगदान दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ज़मीनों पे कब्जे, और ख़ास तौर पर वक्फ की ज़मीनें हैं या उन पर लोगों ने कब्जे कर रखे थे, या जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर
समुदाय आपस में लड़ रहे थे, उन पे भी बड़ा इससे फायदा हुआ है। और यूपी में आरटीआई एक्ट काफी मजबूत हुआ है, और पिछले 7-8 सालों के अंदर यूपी में जो काम हो रहा है वो भी काबिल जिक्र है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब आपका। चर्चा की शुरुआत अवधेश जी से करते हैं। अवधेश जी हम लोगों के पत्रकार क्षेत्र के बहुत अच्छे मित्र हैं और अपनी बेबाक बोली के लिए और बेबाक चर्चा के लिए जाने जाते हैं। तो अवधेश जी, आरटीआई के बारे में आप का क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि आरटीआई की प्रासंगिकता अभी है, जिस हिसाब से जो है डिजिटाइजेशन हो रहा है संस्थाओं का, सरकारी प्राधिकार का, तो क्या आरटीआई अभी भी उपयोगी है? बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। और अच्छा लगता है कि आप सूचना आयुक्त होते हुए भी अपनी पत्रकारिता को जीवित रखे हुए लोगों से बात करके उनका मंतव्य लेते हैं, उसको जारी करते हैं। तो ये भी एक सूचना पहुंचाने का काम है। देखिए, ये जो आरटीआई है, ये असल में भारत की जो दृष्टि थी कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। हमारा समूचा दर्शन जो है, जीवन दर्शन और जीवन मूल्य, यही था कि मनुष्य को चैतन्यशील बनाना है। लेकिन ये जो वेस्टर्न मॉडल की डेमोक्रेसी हमारे देश में, जिसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, इसको ये था कि सारी सूचनाओं पर सरकार का तंत्र है, वो जो चाहेगी उतनी ही जानकारी आपको मिलेगी। तो ये बिल्कुल एक उल्टे सिस्टम थी। तो इसके बहुत सारी लड़ाइयां, ये लड़ाई तो अंग्रेजों के समय से शुरू हुई थी कि आप हमको लोकतंत्र तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी सत्ता तक पहुंच नहीं है। हम किसी फाइल के बारे में जानना चाहते हैं, आपके नीति के पीछे की क्या सोच है, आप जो नीति बनाते हैं उसके परिणाम क्या आ रहे हैं, किसी आदेश के पीछे और आगे वो मिलता ही नहीं है। तो एक लंबी लड़ाई चली थी, उस लड़ाई में हमारे संविधान में चीजें आई, फिर भी यह हासिल नहीं हुई है। और जो लोग इस देश में मानवाधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस समय भी शीर्ष पुरुष हमारे एक माना जाता है, स्वयं नेहरू जी ने इसके प्रति कोई अपेक्षा, वो चीज दिखाया नहीं था। एक समय ऐसा था कि पत्रकारों को भी आप जानते हैं कि एक एक सूचना के लिए, पेपर निकालने के लिए कितनी कठिनाई होती थी हम सब लोगों को। और आपका यह प्रश्न उचित है कि आज के संदर्भ में जब इतना डिजिटलीकरण हुआ है, इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, अब सरकारें जो जो मंत्रालय हैं वो सब जो अपने प्रेस रिलीज होते हैं उसी पर डाल देते हैं, आदेश की कॉपी डाल देते हैं। यहाँ तक कि अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के भी जो डिसीजन, उसके पार्ट्स भी अब आने लगे हैं। तो बहुत सारी सूचनाएं हमको उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि जो सूचनाएं वहां जो तंत्र में अभी बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता अभी पूरी तरह नहीं बदली है। ये बात सही है आप। तो वो मानसिकता चूंकि नहीं बदली है, तो वो अभी भी ऐसी सूचनाएं जो कि जनता के बीच जानी चाहिए, जो हमारे काम की है, उनको लगता है कि ये सारा अगर सार्वजनिक हो गया तो हमारी हैसियत कहाँ रहेगी, फिर मेरे पास कौन आएगा। हाँ, तो उसमें बिल्कुल। वो अभी भी वो उस पर कब्जा जमा के बैठते हैं। उसमें आरटीआई जो है हमारे लिए ऐसे भी उपयोगी है, पहली बात। दूसरी बात कि सत्ता का पूरा संस्कार जो है ना, वो डिजिटलाइजेशन से नहीं बदलता है, डिजिटलाइजेशन से नहीं बदलता है, न ही आदेश से बदलता है। तो वो उसके बीच में अभी भी आपको बहुत सारी सूचनाएं लेने के लिए, आपको पता है कि देश में छोटे स्तरों पर, ब्लॉक के लेवल पर, जिला के स्तर पर बहुत सारे आरटीआई वर्कर्स की आज भी हत्या हो जाती है, हम लोग 50 केस हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनकी जानकारी आने के बाद सेंसिटिविटी होती है, बहुत सारे लोगों की समस्या खड़ी हो जाती है। आपने किसी व्यक्ति को, वहां के प्रशासन ने एक लैंड एक्वायर करके दे दिया, अब उसके पीछे लाखों करोड़ों रुपए की जो है घूसखोरी होती है। तो वो अब आरटीआई कार्यकर्ता को मालूम होता है, तो कोशिश करता है कि इसको लाओ समाज के सामने, पत्रकारों को भी होता है कि लाओ, फिर उसके बाद उसकी एक लॉबी खड़ी होती है। तो ये अभी लड़ाई हमारे देश में चलने वाली है, जब तक कि देश के अंदर संपूर्ण लोकतांत्रिकता, लोकतांत्रिकता का मतलब यह है कि जो हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं कि हम तो सबके कल्याण की, जैसे आज बातचीत हो रही थी जहां आप हैं आज प्रेरणा विमर्श में, कि हम तो समूचे विश्व के कल्याण की दृष्टि से हमारा हिंदुत्व और हमारा ये भारत का जन्म हुआ है। तो इस भाव के जाने तक यहाँ जो है आरटीआई की जरूरत रहेगी। लेकिन हाँ, आरटीआई का मतलब केवल सरकारी सूचनाएं लाके फॉर्मेलिटी के रूप में किसी को देना, या फिर किसी सूचना मिले नहीं मिले उसका आदेश आरटीआई आयुक्तों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आरटीआई का मतलब यह है कि देश में लोगों के कर्तव्यों के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे करते हैं, प्रशासनिक है, पुलिस अधिकारी हैं, उन सब के कर्तव्यों अधिकारों के बारे में, और जनता के क्या कर्तव्य अधिकार हैं, इससे सचेतन करने का काम आरटीआई विभाग जो है अपने हिस्से ले सकता है। तो ये आवश्यक है, जो कि हो नहीं रहा है।
आज सूचना के पीछे का दर्शन क्या होता है कि मनुष्य को चैतन्यशील बनाना, उसको जागरूक बनाना, उसको अपने कर्तव्य और दायित्वों का बोध करना। उसमें भ्रष्टाचारी भी होते हैं, सदाचारी भी होते हैं, संघर्ष करने वाले भी होते हैं, जिनके खिलाफ अब संघर्ष करने वाले होते हैं वो भी होते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें कही। एक चीज़ हमको जो महसूस हुआ, मैं कहना चाहूँगा, सिस्टम में रहते हुए यानी सूचना आयुक्त रहते हुए, कि अभी सूचना देने की अफसरों में मानसिकता नहीं बनी है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मानस बदलने की ज़रूरत है। कि आपने कहा जैसे अफसर को ये लगता है कि अगर हमने सूचना दे दिया तो हमको पूछेगा कौन? ये सही है, ये मानस बदलने की ज़रूरत है। जो सूचना सरकारी तौर पर आपकी पत्रावली पर, उस सूचना को हर हाल में आपको देना चाहिए। जब तक ये ना मानस नहीं बनेगा, तब तक आरटीआई की ज़रूरत बनी रहेगी। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।